नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज समाचार। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। भारत पहुंचे 5 राफेल फाइटर जेट। अंबाला एयरबेस पर की लैंडिंग। इंडियन एयरफोर्स की ताकत में जोरदार इजाफा। रक्षा मंत्री ने ट्वीट करके दी बधाई। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को कैबिनेट की मंजूरी। शिक्षा पर सरकार खर्च बढ़ाकर करेगी दोगुना। 5वीं तक नहीं पढ़ाई जाएगी अंग्रेजी। बैंकिंग और एनबीएफसीज के मुद्दे पर थोड़ी देर में प्रधानमंत्री करेंगे समीक्षा बैठक। वित्त मंत्री और वित्त मंत्रालय के आला अधिकारी भी होंगे शामिल। जुलाई सीरीज एक्सपायरी से एक दिन पहले बाजार में दिखा दबाव। निफ्टी करीब 100 अंक गिरकर 11,200 के करीब बंद, लेकिन फार्मा, मेटल और सरकारी बैंकों में अच्छी खरीदारी। कल बाजार का दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज पेश करेगा तिमाही नतीजे। कंपनी के अच्छे आंकड़ों की उम्मीद। जियो के मुनाफे में शानदार बढ़त का अनुमान। वहीं जीआरएम भी हो सकता है इंडस्ट्री में सबसे बेहतर। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 15 लाख के पार। 24 घंटे में बढ़े 49,000 मरीज, लेकिन 35,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। दिल्ली और मुंबई से राहत की खबरें। नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में मध्यस्थता के नियम जारी। हर जिले में बनेंगे मध्यस्थता सेंटर। 3 महीने के अंदर निपटेगा विवाद। सुशांत सुसाई केस में गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर गिरफ्तारी की तलवार। छानबीन के लिए पटना पुलिस पहुंची मुंबई। रिया चक्रवर्ती पर दायर कर सकती है जमानत याचिका। राफेल फाइटर विमानों की अंबाला एयरबेस पर सेफ लैंडिंग हो गई है। 27 जुलाई को राफेल विमानों ने फ्रांस से भारत के लिए उड़ान भरी थी और भारतीय एयर स्पेस में घुसने के बाद 2 सुखोई विमानों ने राफेल विमानों को एस्कॉर्ट किया। अंबाला एयरबेस पर लैंडिंग के बाद रक्षा मंत्री ने ट्वीट करके बधाई भी दी। राफेल पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड एयर मार्शल आरसी वाजपेयी। स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। तो साफ तौर से राफेल के आने से हमारी एयरफोर्स को तो मजबूती मिली है। आज ही के दिन हमने देखा कि जैगुआर फाइटर प्लेन की भी आज लैंडिंग हुई थी भारत में और अंबाला एयरफोर्स पर ही हुई थी। लेकिन आज का जो पल है कितना ऐतिहासिक है। हमारी आसमान की सुरक्षा अब इन राफेल के आने के बाद कितनी और मजबूत हो गई है, बढ़ गई है, बताएं। हमारी सुरक्षा कई गुना बढ़ गई है। ये एक फोर्स मल्टीप्लायर है। इस जहाज़ का आ जाना हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इसकी जो मारक क्षमता है वो सभी हमारे जहाज़ों से अधिक है। दोनों ही चीज़ें, जहाज़ का स्वयं अपने का जो उसका परफॉर्मेंस है और इसके अलावा जो हमारे पास वेपन्स इसके साथ में लगे हुए हैं, उससे पूरी पाकिस्तान और चाइना दोनों ही घबराए हुए हैं। उनको मालूम है कि इसकी मारक क्षमता बहुत अधिक है। हमारे जहाज़ के अंदर हवा से ज़मीन में, हवा से हवा में और हवा से समुद्र के ऊपर जो टारगेट्स हैं उनको नष्ट करने के लिए सारे मिसाइल लगे हुए हैं। चाहे वो मेटियोर हो, चाहे स्पाइस हो, चाहे हैमर हो, किसी तरह के, और हर तरह का मार करने के लिए वो तैयार है बराबर। और इसके अलावा इसका जो रेट ऑफ क्लाइंब है, मतलब जितनी जल्दी हवा में पहुंच सकता है, इसकी सर्वाइवेबिलिटी माने ये कि अपने को बचा सकता है, क्योंकि इसका जो रडार का क्रॉस सेक्शन है वो बहुत थोड़ा आता है जब रडार के ऊपर, तो उसको आसानी से दुश्मन पकड़ नहीं पाता अपने रडार के ऊपर। वो भी उसकी एक बड़ी भारी क्षमता है। और इस प्रकार से अभी तो केवल 5 आए हैं, 36 जहाज कुल आने हैं। और जब आने के पश्चात अब देखिएगा क्या हालत होगी, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान दोनों ही इसकी मारक क्षमता से हर तरह से जानते हैं कि बहुत ही ये मुझे वही सवाल आपसे पूछना है, क्योंकि देखिए पड़ोसी देशों की नजर हमारे पर बनी हुई है। चीन और पाकिस्तान के साथ अगर मैं यहाँ पर तुलना करना चाहूँ तो राफेल के आने के बाद हमारी मजबूती का जो मयार है वो कितना ज्यादा और सुनिश्चित हो गया है, बढ़ गया है, और हम कितने एडवांटेज पोजीशन में आ गए हैं, ये समझाएं। बिल्कुल सही है। इस जहाज की जो मारक क्षमता है, जैसा मैं बता रहा हूँ, वो अत्यधिक है।
उसी से वो लोग घबराए हुए हैं कि जितने भी टारगेट चाहें वो बिल्कुल एलओसी एलएसी के किनारे हों और हमारे जहाज़ जो हैं दुश्मन के इलाके में घुसे बगैर उनको नष्ट कर सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि ये जितने भी मिसाइल लगे हुए हैं, जितने हमने गिनाए आपको, उनकी मारक क्षमता बहुत ज़्यादा है और इसके अलावा इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है और करीब 1800 किलोमीटर की उसकी ऑपरेशनल रेंज है। मतलब वहाँ अंदर जा करके इतनी दूरी तक मार करके वापस आ सकता है और इस प्रकार से उनके पास ऐसे कोई जहाज़ नहीं है जो इसकी बराबरी कर सकें। और ये जहाज़ मतलब ऊंचाई से भी उड़ सकता है आसानी से पूरा लोड लेकर के, जबकि चीन और पाकिस्तान के पास ऐसी चीज़ नहीं है। जब चीन के जो हवाई अड्डे हैं वो ऊंचाई पर हैं और वहाँ ऊंचाई पर से उनको एक खामी नज़र आती है क्योंकि वो पूरा लोड लेकर के नहीं उड़ पाते हैं। वो केवल 50% ही लोड लेकर के उड़ पाते हैं आसमान में और हमारा हम अपना पूरा लोड लेकर के उड़ जाएंगे क्योंकि हमारे जो इंजन हैं राफेल के, उसको उन्होंने ट्विक किया हुआ है, थोड़ा कुछ बदला हुआ है ताकि हम ऊंचाई से भी पूरा सामान लेकर के उड़ सकें। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हर प्रकार से, चाहे ज़मीन से हवा की मार हो, हवा से हवा की मार हो, चाहे हवा से ज़मीन की मार हो, या समुद्र के अंदर कोई टारगेट अगर है तो उसका भी 100 मिसाइल से उसको भी नष्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो पूरी तरह से लैस और काफी दमखम रखने वाले राफेल की पहली खेप तो आ गई है वाजपेयी जी, लेकिन अब हमें ये समझना है कि अब इनको लेकर ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके साथ ही इनके एयरफोर्स में शामिल होने के बाद अब बाकियों की डिलीवरी कब तक होगी, उनको आने के लिए, बुलाने के लिए क्या रणनीति है? किसको बुलाने के लिए? बाकी की जो इंस्टॉलमेंट्स है, बाकी की जो खेप आनी है विमानों की, बाकी खेप आनी है, लगभग 2 साल लग जाएंगे भी पूरे जहाज़ों को आने में और 2 स्क्वाड्रन उससे बन जाएंगे, 36 जहाज़ जो हैं। इसके अलावा हम अपने और भी जहाज़ यहाँ तैयार कर रहे हैं। तेजस जहाज़ भी हमारे इस बेड़े में शामिल हो रहे हैं और हमारा जो ये Su-30 है वो तो है ही हमारे पास, मिराज भी हमारे पास है। तो इस प्रकार से हमारे पास कोई कमी नहीं है। यद्यपि हमारे पास केवल 42 के मुकाबले केवल 30 से भी नीचे उतर गई हैं स्क्वाड्रन्स, तो इनके आने से हमारे जो नंबर ऑफ स्क्वाड्रन है, फाइटर स्क्वाड्रन, वो भी बढ़ेंगी और हमें जल्दी से जल्दी अपनी जो कमी है टोटल नंबर ऑफ फाइटर स्क्वाड्रन्स की, उसको पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरत है। और हम अपने यहाँ पर भी जहाज़ बनाएंगे। तेजस जहाज़ जो बन रहा है वो भी इसी के मुकाबले का है, मगर इसकी जो मारक क्षमता आज हम पा रहे हैं, इस समय आवश्यकता इसकी बहुत थी कि जिस प्रकार से चाइना हमें समुद्र में, गलवान घाटी में और तरह तरह से, चाहे वो पीओके में सड़क बनाने का बीआरटी का हो, हर तरह से कोशिश कर रहा है घेरने की और हमारी ज़मीन को हड़पने की कोशिश करता रहा है। आज नहीं, सन 62 से कर रहा है। आपने देखा होगा कि उस लड़ाई में हम लोगों ने एयरफोर्स इस्तेमाल नहीं की थी और शायद उसको यही भ्रम हो गया होगा कि सन 62 में एयरफोर्स का उसको अंदाज नहीं था और आज भी उसी धोखे में उसने कोशिश की होगी। तो अब ये है कि इसको अब घबरा गया है इसकी क्षमता देख करके। बिल्कुल, मजबूत टक्कर देने में अब हम भी सक्षम है, लेकिन अब मुझे ये समझना है कि इन विमानों को शामिल तो कर लिया गया है, लेकिन अब किस तरह की औपचारिकताएं और उसकी प्रणाली किस तरह से आगे चलेगी, ये बताएं हमें। उसकी क्षमता बढ़ाने अभी तो खैर तुरंत उसको नहीं लगाएंगे, कुछ दिनों पश्चात इसको लगाएंगे। और इसके अलावा आपको सबसे बड़ी बात ये बता दें कि हम जो भी इसके ऊपर वेपन लगाना चाहें तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर होता है उसको लगाने के लिए जो कोशिश करनी पड़ती है वो भी हमें देंगे ये फ्रांस वाले। अगर हम अपना कोई वेपन लगाना चाहते हैं, इसके ऊपर कोई बम हो, मिसाइल हो, तो भी हम लगा सकते हैं। इसके अलावा इसकी बड़ी भारी चीज ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो भी इसके ऊपर हम मॉडिफाई करके, मॉडिफाइड तो है ही ऑलरेडी जहाज हमारा ये, वो भी लगा सकते हैं। न्यूक्लियर कैपेबिलिटी इसके अंदर है ताकि इसको हम न्यूक्लियर वाले जो वेपन्स हैं उनको ले जा सकते हैं। इस प्रकार से इसकी मारक क्षमता आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है और अभी तो केवल 5 आए हैं और सन 22 तक हमारा ख्याल है कि पूरे 36 जहाज आ जाएंगे। तो 2 स्क्वाड्रन हमारी इसके तैयार हो गई और इसके अलावा हमारे पास जो मिराज, Su-30, तेजस और इसके अलावा जो हेलीकॉप्टर्स हैं अपाचे जैसे, उनसे हमारी जो मारक क्षमता है उसमें बहुत मतलब अधिकाधिक बढ़ोतरी होगी। और हम किसी पाकिस्तान और चाइना दोनों अगर एक साथ आते तो भी उनका मुकाबला करने के लिए हम तैयार हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर क्लियरली हैप्पी लैंडिंग और हैप्पी हंटिंग के संदेश के साथ हमने स्वागत किया है राफेल विमानों का, जिनको अब एयरफोर्स में शामिल कर दिया गया है। शुक्रिया वाजपेयी जी समय निकालकर हमसे बात करने के लिए। तो राफेल के आने के बाद हमारी सैन्य शक्ति के लिए क्या है इसका असली मतलब, आज आवाज अड्डा में हम करेंगे इस पर बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर।
आगे बढ़ते हैं। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को आज कैबिनेट की मंजूरी मिलने जा रही है और इस पॉलिसी का ड्राफ्ट काफी वक्त से मौजूद था, लेकिन अब इस पर मुहर लग जाएगी। कैबिनेट से जो पॉलिसी पास हो रही है उसमें क्या अहम बातें हैं, बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, बताएं मुख्य बातें क्या होंगी इस पॉलिसी की? देखिए, इस पॉलिसी को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। अब से कुछ ही मिनटों बाद शिक्षा मंत्री की तरफ से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस होता हुआ देखेंगे और इसका औपचारिक ऐलान यहां पे किया जाएगा। लेकिन अब तक जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक कैबिनेट ने जिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को मंजूरी दी है उसके तहत सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके पूरे मौजूदा शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव किया जा रहा है। बदलाव हर मोर्चे पर किया जाएगा, चाहे करिकुलम का मोर्चा हो या फिर एग्जाम का पैटर्न हो या फिर पढ़ाई लिखाई का सिलेबस हो या फिर उसके रेगुलेशन का मामला हो। तो सबसे पहले बात अगर करिकुलम की बात करें तो वहां पे एक महत्वपूर्ण फैसला ये लिया गया है कि 5वीं तक अंग्रेजी की पढ़ाई नहीं कराई जाएगी। 5वीं तक सिर्फ हिंदी की पढ़ाई कराई जाएगी और 8वीं तक यानी 6ठी, 7वीं और 8वीं यहां पर अंग्रेजी यानी इंग्लिश जो है ऑप्शनल होगा, चाहे तो पढ़े, नहीं चाहे तो नहीं पढ़े। एक बदलाव यहां पर यह किया गया है। दूसरा, राज्यों के लिए कहा जाएगा कि लोकल लैंग्वेज या फिर जो मदर टंग है उसमें भी आप पढ़ाई कराइए। 5वीं तक एक प्रावधान यह किया जा सकता है। अगर रेगुलेशन की बात करें तो वहां पर एक बड़ा बदलाव किया जा रहा है कि हर मोर्चे पर हर सेगमेंट के लिए अलग अलग रेगुलेटर नहीं रहेगा, पूरे देश भर में एक रेगुलेटर होगा। इसका मकसद यह है कि सरकार बहुत ज्यादा रेगुलेशन नहीं करेगी, सिर्फ बड़े पैमाने पर एक रेगुलेशन रखेगी और वो भी बहुत जरूरत पड़ने पर ही सरकार दखल देगी ताकि शिक्षा व्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ सके। और तीसरी चीज कि इसमें निवेश लगभग दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। निवेश काफी तेजी से बढ़ाया जाएगा, तकनीक पर जोर दिया जाएगा। तो इन सारे प्रावधानों के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, जिसके बारे में और ज्यादा डिटेल अब से कुछ ही मिनटों बाद आपको शिक्षा मंत्री खुद देंगे। शुक्रिया लक्ष्मण तमाम डिटेल्स के लिए। तो हमारी नज़र है इस बैठक पर जिस पर तमाम बातें एक बार फिर से साफ हो जाएंगी। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में अब उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। कल पटना में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सुशांत के पिता के FIR दर्ज कराने के बाद पटना पुलिस मुंबई पहुंच गई है और पटना पुलिस मुंबई में रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार के साथ बाकी पहलुओं की जाँच करेगी। पूरी खबर बता रहे हैं हमारे संवाददाता विवेक गुप्ता। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अब नया मोड़ आ चुका है। इस पूरे मामले में अब पटना पुलिस ने बकायदा नाम दर्ज FIR दर्ज की है और ये FIR और किसी की नहीं बल्कि सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार वालों के खिलाफ दर्ज की गई है। पटना पुलिस के मुताबिक पूरे FIR में 6 आरोपी हैं और इस पूरे मामले में कंप्लेनेंट खुद सुशांत सिंह राजपूत के पिता KK सिंह हैं। उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार वालों के ऊपर। पहला जो बड़ा आरोप ये लगाया है कि सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए निकाले गए हैं, वो रिया चक्रवर्ती उनके परिवार वालों ने निकाले हैं, उसकी जांच होनी चाहिए। साथ ही साथ दूसरा बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को बाकायदा मेडिकल रिपोर्ट लीक करने की धमकी देती थी और उन्हें सुशांत को धमकाती थी कि अगर मेडिकल रिपोर्ट मीडिया या फिर बॉलीवुड में लीक करती जाएंगी तो उन्हें बॉलीवुड में काम नहीं मिलेगा। इसी वजह से सुशांत सिंह राजपूत काफी ज्यादा परेशान रहते थे और भी कई बड़ी एलिगेशन KK सिंह ने, जो सुशांत सिंह राजपूत के पिता हैं, उन्होंने लगाए हैं। इसी आधार पर पटना पुलिस ने बाकायदा FIR दर्ज की है और पटना पुलिस की स्पेशल टीम जिसमें 4 पुलिस अधिकारी हैं वो मुंबई पहुंच चुके हैं और मुंबई क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले में उनकी मदद कर रही है। मुंबई के जुहू स्थित इसी अपार्टमेंट प्राइम रोज में रिया चक्रवर्ती अपने पूरे परिवार के साथ रहती हैं और बताया जा रहा है कि देर रात तक जो उनके एडवोकेट थे, जो लीगल टीम थी, रिया चक्रवर्ती के साथ में थे और रिया चक्रवर्ती पूरी कोशिश कर रही है कि उनकी गिरफ्तारी से बचने के लिए बाकायदा वो ABA यानी कि एंटी सेमेट्री बेल ले और उसकी वो तैयारी भी कर रही हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि जिस तरीके से जो संगीन आरोप और संगीन धाराओं के साथ उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है तो हो सकता है कि पटना पुलिस उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है। आगे बढ़ते हैं। देश में कोरोना के मामले 15 लाख के पार पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटों की बात करें 768 लोगों की मौत हो गई है। लेकिन पूरा अपडेट लेते हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह से। तो रोहन, हम साफ तौर से देख रहे हैं कि मामलों में इजाफा हो रहा है लेकिन साथ ही रिकवरी रेट भी बढ़ रही है। ताजा अपडेट क्या है ये बताएं। जी, हर दिन एक नया और चिंताजनक आंकड़ा हमें देखने को मिल रहा है। देश भर में कोरोना वायरस के कुल मामलों की अगर बात करें तो ये आंकड़ा 15 लाख को पार कर गया है। कुल मिला के 15,31,000 के लगभग नए मामले हैं। सिर्फ 2 दिन पहले ये आंकड़ा 14 लाख का था, तो किस तेजी से बढ़ रहा है इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है। हर दिन नए मामले आ रहे हैं। कल भी पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो 48,000 से ज्यादा नए मामले आए हैं और ये लगातार
लगातार 7वां दिन है जबकि 45,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। अब तक 35,000 के लगभग लोग ऐसे भी हैं जिनकी कोरोना वायरस की वजह से देश में मौत हो चुकी है। टेस्टिंग जरूर हम बढ़ा रहे हैं। 4 लाख से ज्यादा टेस्टिंग पिछले 24 घंटों के अंदर हुई है और पिछले कुछ दिनों से हमने 4 लाख के ऊपर का जो आंकड़ा है उसे कंसिस्टेंट रखा है। जो लक्ष्य है वो 10 लाख के पार करने का है। तो उम्मीद है कि जैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ेगी ज्यादा लोग आइडेंटिफाई होंगे और धीरे धीरे इसे कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। एक और जो इसमें डेवलपमेंट हुआ है, मुंबई में जो सेरो सर्वे हुआ था उसका नतीजा सामने आ गया है और नतीजा भी काफी चौंकाने लायक है। लगभग जो स्लम एरिया है उसमें 57% लोगों में एक्सपोजर ऑलरेडी हो चुका है कोरोना वायरस का। जो रिहायशी इलाके हैं, अर्बन सेंटर्स हैं, वहां पे 16% ऐसे मामले हैं। कुल मिलाकर 40% लोग जो हैं वो अब तक एक्सपोज हो चुके हैं कोरोना वायरस से। ये जो सर्वे है वो कहता है। दिल्ली में भी एक डेवलपमेंट हुआ है। दिल्ली सरकार ने जो होटल्स हैं जिनको उन्होंने अटैच करके रखा था हॉस्पिटल से कि अगर मामले बढ़ते हैं तो वहां पे क्वारंटीन सेंटर या वहां पे इलाज के लिए व्यवस्था की जा सकेगी, उन्हें मुक्त करा दिया गया है क्योंकि दिल्ली सरकार का यह कहना है कि उतनी बड़ी संख्या में मामले नहीं आ रहे हैं और यहां तक कि जो हॉस्पिटल्स के बेड हैं वो भी खाली पड़े हुए हैं। तो इसलिए इन होटल्स को छूट दे दी गई है। कुल मिलाकर अगर देश की बात करें तो हालांकि टेस्टिंग बढ़ रही है लेकिन मामले बढ़ रहे हैं और ये एक कभी भी चिंता जो है वो बनी हुई है। सही कहा आपने, शुक्रिया रोहन तमाम डिटेल्स के लिए। कोरोना संकट के दौरान प्राइवेट हॉस्पिटल की कमाई पर बुरा असर पड़ा है। फिक्की के एक सर्वे के मुताबिक जनरल ओपीडी और लैब में फुटफॉल काफी कम हो गए हैं। साथ ही कोरोना पेशेंट्स का इलाज भी रियायती दरों के मुताबिक करने की वजह से भी इन हॉस्पिटल्स को भारी नुकसान अब झेलना पड़ रहा है। कोरोना संकट से निपटने में प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर भी जी जान से जुटा है, लेकिन हॉस्पिटल्स का कहना है कि इस दौरान उन्हें 3 तरफ से नुकसान उठाना पड़ रहा है। पहला, कोरोना की वजह से गंभीर बीमारियों वाले मरीज हॉस्पिटल में आने से बच रहे हैं। इसका सीधा असर पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी और इमेजिंग सेंटर के बिजनेस पर पड़ा है। दूसरा, कोरोना से निपटने की तैयारियों की वजह से हॉस्पिटल को अतिरिक्त खर्च करना पड़ा है। और तीसरा, कोरोना पेशेंट्स के लिए तय सरकारी पैकेज के तहत इलाज करने में उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिससे कमाई करीब 70% तक घट गई है। पेशेंट का मेडिसिन्स और ड्रग्स और इन्वेस्टिगेशंस एक तरह का है। पीपीई का मतलब ये है कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, और हमारे स्टाफ का जो एडिशनल टाइम और डिमांड ऑफ वर्क है इसके ऊपर भी हम ध्यान देना पड़ता है। इसीलिए हमारा सिंसियर रिक्वेस्ट है कि रीएम्बर्समेंट जो सरकार ने या इंश्योरेंस ने करने वाले हैं वो ध्यान से करना पड़ेगा और कॉस्टिंग के ऊपर देखना पड़ेगा। अब फिक्की के साथ मिलकर प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने कोविड पेशेंट्स के लिए इलाज के खर्च को लेकर एक प्रस्ताव बनाया है, जिसे उन्होंने सरकार को भी सौंपा है। इस प्रस्ताव में 3 कैटेगरीज रखी गई हैं: आइसोलेशन, आईसीयू बिना वेंटिलेटर और आईसीयू वेंटिलेटर के साथ। जो खर्च तय किया गया है उसमें सरकार की तरफ से रिजर्व बेड के लिए 13,000 से 37,000 रुपए प्रतिदिन, बिना इंश्योरेंस वाले मरीजों के लिए 17,000 से 45,000 रुपए प्रतिदिन और इंश्योरेंस वाले मरीजों के लिए 20 से 70,000 रुपए प्रतिदिन का खर्च रखा गया है। पीडी हिंदुजा हॉस्पिटल के सीईओ और फिक्की के को चेयरमैन गौतम खन्ना का कहना है कि हॉस्पिटल्स को लगातार हो रहे नुकसान से उबरने के लिए सरकार को अब कदम उठाने चाहिए। जो लोग पहले अफोर्ड कर पाते थे या अफोर्ड कर लेते थे पिछले साल, वो भी सरकार की इस नीति का फायदा उठाकर कम खर्चे वाले बेड्स पे आते हैं और जो बेड गरीब आदमियों को मिलना चाहिए वो उनको मिल रहा है। तो हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि आप नॉन कोविड के रेट्स के ऊपर अपना एक बार दोबारा विचार करें और हॉस्पिटल्स की सहायता करें। इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद होने की वजह से विदेश से भी इलाज के लिए लोग नहीं आ पा रहे हैं। इसके अलावा अस्पतालों में होने वाली बड़ी सर्जरी भी फिलहाल बंद है। बावजूद इसके उन्हें अपने डॉक्टर्स और स्टाफ्स को पूरी सैलरी देनी पड़ रही है। पीपीई किट और सैनिटाइजेशन का खर्च भी अलग से है। हालांकि इस कहानी का दूसरा पहलू ये भी है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर वक्त पर मरीजों से मनमाना पैसा वसूलने के आरोप लगते रहे हैं। इस तरह के कई मामले कोरोना के दौर में भी सामने आ चुके हैं। लेकिन इस वक्त हॉस्पिटल्स सरकार से टैक्स में राहत के साथ साथ अलग से आर्थिक मदद की अपील भी कर रहे हैं। आलोक प्रियदर्शी, दिल्ली। चलिए इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार बताएंगे बाजार का आज का हाल। बने रहें।